students, today I am going to start the subject civics. Before this class, I have already discussed geography, first chapter resources, but probably I can teach geography or not. But civics is my personal subject, so I am just going to start a new chapter, the Indian Constitution. Indian Constitution शुरू से जहाँ से कर रहे हैं our constitution was accepted 26 January 1950. The real architecture of our constitution is बाबा साहब भीमराव अंबेडकर. कॉन्स्टिट्यूशन हमें नियम प्रोवाइड कराता है. आप सबों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है संविधान. संविधान का मतलब हुआ सम बराबर, अभिधान कानून, सबके लिए बराबर कानून. अब जहाँ सबके लिए बराबर कानून की बात आती है तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल क्षेत्र में इसको एक्सपेरिमेंट की कसौटी पर कसकर देखें कि यह अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है. क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है एडल्ट फ्रेंचाइज का. अब एडल्ट फ्रेंचाइज के अधीन भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष है, बिना किसी भेदभाव के सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल एक मतदान करते हैं और उनके एक मत का वैल्यू एक होता है. यही इक्वलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें रूल प्रदान करता है, रूल प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग आपस में अगर डिस्कस करें तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सबके लिए कुछ न कुछ रूल हैं. ये सारे रूल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलते हैं. हमारे परिवार के भी एक रूल हैं, हमारे समाज में भी एक रूल है, क्लास में भी रूल है. स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ कैसे रहना चाहिए, सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, टीचर और छात्रों के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह के नियम का पालन करते हुए दोनों अपने कामों में सफलता की ओर अग्रसर हों. ये सारी चीज़ें एक नियम के अधीन होती है. यदि इसमें से हम रूल नियम को हटा दें तब ऐसी परिस्थिति में हम अपने गोल उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते हैं. क्योंकि बिना नियम के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के हमारा काम सही नहीं होगा. आप सभी अब तो मॉडर्न एज में जो थ्रेसिंग का काम होता है वह मशीन से होता है, लेकिन प्रारंभिक दौर में वह मशीन से नहीं होता था, बैलों से होता था. और बैलों को अनाज के पुआल के ऊपर दौड़ाया जाता था और उसके लिए एक मेह बीच में गाड़ दिए जाते थे. उसी मेह के चारों ओर वह बैल घूमता था और पौधे की बालियों से अनाज अलग होता था, हस्क और ग्रेन अलग हो जाते थे. मतलब यह हुआ कि अगर एक नियम है तो उसके चारों ओर यदि हम घूमते हैं तो हम अपने काम की सफलता की ओर अग्रसर होंगे. अब थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को लेना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो रियल फ्रेमवर्कर हैं, रियल जो आर्किटेक्चर हैं, वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे. क्लियरली ऑन 7th December 2013 tributes were paid to architect of Indian Constitution, भारत रत्न रिसिपेंट एंड दलित आइकन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि रियल आर्किटेक्चर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वह
भारत रत्न से सम्मानित किए गए, साथ ही वह दलितों के मसीहा माने गए, आइकन माने गए। अंबेडकर बाय मेंबर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिस्थिति के अनुसार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य भी रहे। जो वैसी पार्टी जो उनके अनुसार काम को अंजाम तक ले जाती थी, वह उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते थे। इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ 57th डेथ एनिवर्सरी, 57वां पुण्यतिथि पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक निम्न जाति से बिलोंग्स किए थे। वह जाति महार जाति कहलाती है। ही वॉज ए ग्रेट थिंकर, वह ग्रेट थिंकर थे। पुस्तक को पढ़ लेना अलग बात है, पुस्तक को समझ लेना अलग बात है, लेकिन किसी विषय वस्तु पर अलग से कुछ सोच रखना यह बहुत बड़ी विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में यह विलक्षण प्रतिभा मौजूद थी। इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गेव द प्रेजेंट constitution to the country. It safeguards the interest of the people, all section of the society. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति के होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन का जब फ्रेम आउट कर रहे थे तो सभी जातियों के विकास से संबंधित बातों को उसमें रखने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने यह भी प्रयास किया कि समाज का कोई ऐसा वर्ग कॉन्स्टिट्यूशन के लाभ से वंचित न रह जाए, इसका वह पूरा ध्यान किए। डॉक्टर अंबेडकर वाज ए ग्रेट लीगल luminary who devoted his entire life to the service of the country. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने के बाद भी देश के लोगों की सेवा करने से चूके नहीं। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म दिया, सम्राट अशोक उनसे भी आगे निकलकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और महात्मा बुद्ध ने जो कहा कि सभी जीव एक समान है, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो सम्राट अशोक ने सड़क के किनारे वृक्ष लगवाया, सराय बनवाए, तालाब खुदवाए, साथ ही साथ पशु के चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय की व्यवस्था कराए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके समय में उनके समझ से चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, इस्लाम या क्रिश्चियन हो, उसमें इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी नज़र आने लगी उनको कि इन सभी धर्मों से अलग हटकर वह बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिए। आज भी बौद्ध धर्म चैलेंजेबल नहीं है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको काटा जा सकता है। बौद्ध धर्म में जो भी बातें कही गई है सब के सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य है, उससे अलग हटकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लॉ इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन। कानून बनाने का सबसे मुख्य कारण यही है कि यह देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कानून न होता तो आज जो दबंग किस्म के लोग हैं वह कभी भी छोटे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते। लेकिन कानून क्या कड़ी इतना मजबूत है कि इसमें जो भी अपने आप को इस कड़ी से जितना ज़्यादा निकलने की कोशिश करेंगे, इस कड़ी में उतना ही ज़्यादा जकड़ते चले जाएंगे और उनके लिए सीधा सीधा रास्ता जेल होगा। इसलिए कानून सबके लिए जरूरी है और यह नागरिक हित में सबसे बेहतर उपाय भी है। In any community there will always be disputes over who should have what part of the limited number of resources law is needed to resolve such dispute.
हमारे समाज के अंदर दो राज्यों के बीच, राज्य और केंद्र सरकार के बीच, दो व्यक्तियों के बीच कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद का निराकरण कोर्ट से होता है और कोर्ट वही निर्णय देता है जो विधि सम्मत होता है, कानून के अनुसार होता है, और कानून आईपीसी कोड इसी आधार पर बनता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लॉ ensures that there is equal treatment and opportunity for all irrespective of differences in caste, religion and sex। यहाँ यह क्लियर कर दिया गया है कि यह कानून हमें इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट की। हम दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। अगर हम अपने लिए दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो इसके लिए हमें भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, इक्वल ट्रीटमेंट। तो यह कानून हम सबों के लिए समान रूप से उत्तरदायी है और सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। Another important function of law is to prevent concentration of the power in the hand of the ruling body or the government। और दूसरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई भी नई सरकार बनती है तो यह कानून की जो व्यवस्था है उस सरकार के हाथ में जाती है जहां से उसका संचालन किया जाता है। जब ही अनुपालन में कहीं कोई त्रुटि होती है तुरंत विपक्षी पार्टियां, अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में यह बात बतलाता है कि सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है। Lastly, law also exists to ensure that unfair social practice like caste system and dowry are not carried out। कानून के आ जाने के बाद हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ, जितनी भी विवादास्पद विषय, जितनी भी आडंबर थे, सब के सब धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि हमारे देश में सबसे पहले उभरा हुआ था ड्वरी सिस्टम, दहेज प्रथा, और दहेज प्रथा के चंगुल में न जाने कितनी औरतें मारी गईं, प्रताड़ित की गईं, समाज परिवार में उनका कोई मूल्य नहीं रहा। इस ड्वरी एक्ट के ड्वरी को खत्म करने के लिए इससे रिलेटेड एक्ट बनाए गए और इस प्रकार की कुप्रथा खत्म की गई, सती प्रथा खत्म की गई, बाल विवाह खत्म किया गया। ऐसी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में पनप रही थी, इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको विलुप्त किया गया। अभी आपका सबसे बड़ा प्रमाण है इस्लामिक कल्चर में हलाला, 3 तलाक, कश्मीर में 370, 35 धीरे धीरे इन सबको अबलाइज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है इनको, इसलिए कि यह हमारे देश के लिए घातक साबित हो रहे थे। समाज बंट रहा था, परिवार भी टूट रहा था। अब इसके बारे में इन डिटेल्स हम लोग फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।